अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताते हैं तो हाल ही में गिरफ्तार की गई के कविता अपनी गिरफ्तारी को मनीष सिसोदिया ने सबूत मिटाने के लिए दर्जनों बार मोबाइल सेट बदले तो के कविता ने 10 बार। मतलब साफ है कि जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ शराब घोटाले को अंजाम दिया गया उससे बचने में रास्ते भी उसी अंडरस्टैंडिंग से खोजे गए। एक बात और कि इस साझा घोटाले के पीछे आज भी एक ही दिमाग काम कर रहा है जो आम आदमी पार्टी से लेकर मामले के एक आरोपी को सलाह दे रहा है। वजह यह कि सबके काम करने का तरीका एक ही है और बच भागने के हथकंडे भी एक ही हैं। ईडी के हाथ जो ताजा सबूत लगे हैं उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल और की कविता के बीच कोई पर्देदारी नहीं है और सारा मामला साझा है। लेकिन इस आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बड़ी बात है वो ये कि 100 करोड़ की रिश्वत जो की कविता ने अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कई और सबूत ईडी को मिलेंगे और इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को नवा समन भेजकर 21 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा। ईडी ने पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया। राउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी। रिमांड कॉपी के ईडी ने 2021-22 में नई शराब घोटाला के मास्टरमाइंड के तौर पर की कविता को बताया, जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची और किकबैक के तौर पर उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने बताया कि बीएसआर की नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। विजय नायर ने ही के कविता को बताया कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट के सामने के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बीच चैट को भी कोर्ट के सामने रखा। इसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें उन्होंने माना था कि और सबकी अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर बातचीत हुई और इस चैट में के कविता मैडम के नाम से संबोधित की गई थी और चैट में के कविता को 33 हिस्सेदारी देने की बात भी हो रही थी। ईडी ने अपने रिमांड नोट में उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जो 2 दिन पहले ही आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी के तौर पर बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी बीआरएस नेता की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए। शुरुआत में चौधरी ने यह कहते हुए ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि के कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग है। शीर्ष अदालत के सितंबर 2023 के आदेश की अवहेलना है। जवाब में ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। के कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और तर्क दिया गया कि मामले में गिरफ्तार विधान पार्षद के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं। ऐसे में एजेंसी ने बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उसने डिजिटल डेटा निकालने के लिए उनके पति अनिल कुमार और घरेलू सहायिका को 18 मार्च को बुलाया है। लगता है अरविंद केजरीवाल के घोटालों का घड़ा अब इतना भर गया है कि अब बाहर छलकने लगा है और घोटालों की भनक लगते ही जांच एजेंसियां एक्शन में आ जाती हैं। यही वजह है कि शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शराब घोटाला मामले में नया समन जारी कर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को बुलाया, लेकिन साथ ही दूसरे घोटाले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का है जिसमें अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करीब 500 करोड़ इधर उधर किए गए। आतिशी मरलेना सुबह बड़ा बयान देकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा देती हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जल बोर्ड वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होना है, जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को पेशी का समन है। आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गए। केजरीवाल के ईडी के 9वें समन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी समन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि चुनाव होने हैं, लेकिन जब ईडी ने नवंबर में केजरीवाल को पहला समन भेजा था तब भी चुनाव ही थे। तब से लेकर अब तक 9 समन जारी किए गए हैं और हर बार चुनाव का बहाना। यही वजह है कि बीजेपी का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। मनजिंदर सिरसा और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार को घेरा है।
दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता को बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिसकी वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। उन्होंने कहा कि इन 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन 2 ही बनवाई गई और इसे भी 10 पर लागू कर दिया गया और इस तरह के मूल्यांकन बढ़ाकर अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है, जिसमें 55 वर्षीय राजनेता को भी बुलाया गया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताकर टाल चुके हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और केजरीवाल को जमानत मिली थी। नई मुसीबत की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली जल बोर्ड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सियासत के फूके कारतूसों में से कपिल सिब्बल को हर बात से परेशानी हो जाती है। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल का है। शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल से लेकर सिब्बल का मानना है कि आज नहीं तो कल उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। हालांकि यही सारी बातें केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जब ये कहते हैं तो जाहिर है कि जिस घोटाले की वजह से ईडी उन्हें बुला रही है, केजरीवाल को खूब पता है कि उसमें वे कितने गहरे तक धंसे हुए हैं। लगता यह है कि कपिल सिब्बल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब केजरीवाल का बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड मारता है, केजरीवाल को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टियों की चर्चा करने की जगह इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे पड़ गए। उसके पीछे सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। कहा इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। 7 चरणों में चुनाव कराकर आयोग इस बात को साबित कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनावों का ऐलान किया तो कांग्रेस सहित कपिल सिब्बल को भी इससे परेशानी हो गई। बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल से पता चलता है कि उन्हें कहीं ना कहीं लाभ के लिए लाभ देने का काम हुआ है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने साल 2014 से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए ये बातें कही थीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता लाभ के बदले लाभ स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। उन्होंने आगे पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और कहा कि एक क्विज है, किसने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इससे पहले उन्होंने एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई एक्सटेंशन पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एसबीआई ने टालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट मजबूती से खड़ा रहा। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को चुनाव आयोग को बॉन्ड की डिटेल्स दी, जिसे फिर सार्वजनिक कर दिया गया। इसके सामने आते ही विपक्षी दलों की बयानबाजी शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि डिटेल से पता चलता है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को ही मिला है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक की थी और इस बारे में जानकारी साझा करते हुए विस्तार पूर्वक एक लिस्ट जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सट्टेबाजों को संरक्षण देने और उनसे इसके बदले सैकड़ों करोड़ वसूलने के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की नींद ईडी ने उड़ा दी। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन ऐसे वक्त में बघेल के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने से चुनाव में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बताया जा रहा है कि ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व सीएम के खिलाफ 120B, 34, 406, 420, 467 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज होने की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एफआईआर की एक कॉपी भी जमकर वायरल हो रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा
कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पतन के साथ ही सुशासन लौट आया। कानून भी अपना काम कर रहा है। भगवान का नाम लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी करने वाले बगुला भगतों पर महादेव का प्रकोप बरसना तय है। भूपेश बघेल जी, विधानसभा चुनाव में जनता पहले ही आपको सबक सिखा चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर कुछ समय पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 नई गिरफ्तारियां की थीं, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का आरोप है। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को 2 मार्च और 3 मार्च को हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए अदालत ने उन्हें 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कहा था कि तलरेजा के पास महादेव ऑनलाइन बुक ऐप की सहयोगी कंपनी लोटस 365 में हिस्सेदारी थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वो लोटस 365 के अवैध संचालन में रतनलाल जैन उर्फ अमन और एमओबी के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के साथ भागीदार हैं और अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत ये दर्ज दूसरा मामला है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता को बुलाया गया है। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताते हुए टाल चुके हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और केजरीवाल को जमानत मिली थी। नई मुसीबत की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ईडी के लगातार 8 समन की अवहेलना करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को अदालत ने जैसे ही जमानत दे दी, केजरीवाल ये सोच बैठे कि उन्हें कोई बड़ी जीत मिल गई हो। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही केजरीवाल की सारी खुशी तब काफूर हो गई जब ईडी ने उन्हें नया समन थमाकर 21 मार्च को हाजिर होने का फरमान सुना दिया। इसके बाद से पूरी आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। अदालत से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह से पेश कर रही थी कि अब ईडी की क्या मजाल वो केजरीवाल के आसपास भी फटके। लेकिन 9वें समन के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी का संकट एक बार फिर गहराने लगा है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कई और सबूत मिले हैं। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू को बताया कि बीआरएस नेता के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी और इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के फ्रंट तौर पर काम कर रहे थे। विजय नायर ने ही के कविता को बताया कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट के सामने की कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मगुंटा के बीच के चैट को भी कोर्ट के सामने रखा। इसके सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया जिसमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी नीति को लेकर बातचीत हुई। ये सारी जानकारी केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। ईडी की तरफ से इसके पहले 8 बार समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल को आखिरी बार 27 फरवरी को नोटिस मिला था। इसमें उनसे 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया, मगर केजरीवाल ने कहा कि वो एजेंसी के सामने तभी पेश होंगे जब कोर्ट की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा। ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का आदेश मिला। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की उन 2 शिकायतों पर सुनवाई हुई जो केजरीवाल के खिलाफ दर्ज की गई थी और ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम पेश नहीं होने को लेकर दर्ज की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी गई। सुनवाई के बीच में ही जमानत देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अदालत के केजरीवाल को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानती होने की वजह से केजरीवाल को जमानत दी जाती है। ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए थे। अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का
सम्मान नहीं कर रहे। उन्हें बार बार जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन पेश नहीं हो रहे। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता के कविता पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी हैं। हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी और इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। शनिवार को कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को 23 मार्च तक ईडी को हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया एक अदद जमानत के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही की तरह इस बार भी सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद सिसोदिया फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की शरण में जा पहुंचे। इस मामले में 18 मार्च यानी सोमवार को सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर 18 मार्च को सुनवाई रोकने के लिए लिस्टिंग की है। क्यूरेटिव जमानत के लिए सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शीर्ष कोर्ट में 19 मार्च को होने वाली थी। हालांकि न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका को लेकर सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर 18 मार्च को सुनवाई होनी है। मालूम हो कि इससे पहले अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 दिसंबर को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले 30 अक्टूबर 2023 के उसके फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ की बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में कथित भूमिका के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इसे सितंबर 2022 के आखिर में रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल शर्ट पैंट के बाहर रखते हैं, कभी जूता नहीं पहनकर सिर्फ चप्पल पहनकर चलते हैं। सूट पद को भी वे कभी प्राप्त नहीं हुए। इससे साबित होता है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। ये अजीबोगरीब तर्क कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील ने रखा और इसी तर्क के सहारे वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि केजरीवाल पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद दिल्ली के सीएम पूछताछ के लिए अब तक जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई हुई और इस दौरान आप संयोजक के वकील ने कुछ अजीब दलीलें दी। साथ ही उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता पेश हुए। जांच एजेंसी की तरफ से एसवी राजू वर्चुअली पेश हुए। सीएम केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कुछ विचित्र दलीलें दी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज तक कभी सूट नहीं पहना, उन्होंने कभी जूता नहीं पहना, सिर्फ चप्पल पहनते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने हर समन में अपनी गैर हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं, इसलिए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर वे समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी करते हुए पेश होने के लिए बुलाया था। जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती 3 समन ईडी के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उनको बदल दिया गया। रमेश गुप्ता ने आगे कहा कि केजरीवाल बहुत सादे आदमी हैं, उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, शर्ट पहनते हैं जो बाहर निकली रहती है, चप्पल पहनते हैं, जूता नहीं पहनते। केजरीवाल दिन में रोज 3 बार कपड़े नहीं बदलते। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रमेश गुप्ता ये कहते हैं कि हमारे पास 2 समन आदेशों के खिलाफ 2 संशोधन है। तर्क पहले ही कल दिया गया था, आज हमने कुछ और दलीलें दी हैं। दूसरे सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, उन्होंने इसका कारण बताया। इतने दिनों तक सीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के कारण अनुपस्थित रहे, लेकिन समन जारी करते समय ईडी या अदालत द्वारा उस जवाब पर विचार नहीं किया गया और न ही जवाब दिया गया। इससे पहले कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने सवाल किया था कि क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़े हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं, वो उद्घाटन करने चले जाते हैं, विपस्यना के लिए चले जाते हैं, क्या आम आदमी को ऐसी छूट मिलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।